Yes, a very good morning to you all students. Today we'll be doing chapter 4 Drought by Sarachand Chatterjee. And in this chapter, the writer he has drawn a graphic picture of drought. Unique picturization has been done of drought. You all know what is drought. Due to lack of rain, when a drought occurs, of course, where there is scarcity of water everywhere, scarcity of greenery, scarcity of vegetation is a drought actually. Now it is a natural calamity, and of course many parts are affected with drought every year actually. Now in the present story, Gafoor, he is the main character of the story, and he is under stress, and he is under stress because of the drought. And the writer he has successfully depicted social and psychological aspects of human nature under stress. So whenever there is a drought, how a farmer feels, what all are the problems he faces is all depicted in this chapter. A very beautifully portrayed chapter, a lengthy chapter. I'll be reading and doing the explanation for you. Actually, I'll be explaining you more and reading less this chapter, or if you listen to this very carefully. If you have any problem, you can always ask me personally. Now the drought starts, the author is Sarachand Chatterjee, and he is a Bengali novelist. He is a short story writer of early 20th century, and his works deal with lifestyle, tragedies and struggles of village people actually. And he has written about the social practices which prevailed in Bengal, about zamindari system, about jagirdari system, about all these social issues he normally takes in his writing. So we start with a chapter drought. Now what happens in drought, it is it is knitted around a village called काशीपुर. तो जो ड्रॉट स्टोरी है, ये काशीपुर जो एक छोटा सा शहर है जिसका ज़मींदार है जो और भी ज़्यादा छोटा है, ये एक लाइन जो है पूरी स्टोरी को डिपिक्ट कर रही है कि इट्स ज़मींदार वो स्मॉलर स्टिल स्मॉलर का मतलब क्या है कि अगर जो ऑफकोर्स जो हमारा ज़मींदार है, जब हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहा है, व्हेन ही इज़ वेरी क्रूअल, व्हेन ही इज़ सेल्फ सेंटर्ड, दैट मीन्स उसकी जो सोच है वो बहुत ऊंची है और बहुत ही छोटा आदमी हम उसको मानेंगे. तो काशीपुर एक छोटा शहर है और उसका ज़मींदार जो है वो और भी छोटा है. दैट मीन्स उसकी नीयत और उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही घटिया स्वभाव है. येट हिज टेनेंट्स डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम, ही वॉज सो रथलेस. लेकिन फिर भी उसके जो टेनेंट्स थे, जो उसके किराएदार हैं, वो उसके सामने मुंह तक नहीं खोल सकते थे. वो इतना बदतमीज़, इतना क्रूर, इतना निर्दयी था, इतना अत्याचारी था. ठीक है. अब वो जो ज़मींदार है काशीपुर का, उसके सबसे छोटे बेटे का बर्थडे था और दोपहर का टाइम था. तारक रत्ना कौन है? एक पंडित है ना. गांव छोटा सा गांव है तो एक दो पंडित होंगे. जो मेन पंडित है वो है तारक रत्ना. वो अपने घर जा रहा था. और कहाँ से घर जा रहा था? लैंडलॉर्ड के घर से, यानी ज़मींदार के घर से. ज़मींदार के बेटे का बर्थडे अटेंड करके या कोई पूजा रिचुअल्स वहाँ करके वो अपने घर जा रहा था. ठीक है. और मई ख़त्म होने वाला था, लेकिन कहीं पर भी बारिश तो दूर, बादल भी नहीं दिखता था पूरे आसमान के अंदर. और बिकॉज रेन की कमी तो हर तरफ से जो है आग उगल रही थी. एवरीवेयर देयर वाज फायर, मोमेंट बोर्ड फायर. जो सामने जो खेत थे, जहाँ तक होराइज़न क्या होता है, जहाँ पे हमें एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें क्या लगता है कि जो आसमान है वो ज़मीन से मिल रहा है. तो होराइज़न है ना, द लास्ट प्लेस वेयर वी कैन सी एज वी मूव ऑन. द होराइज़न ऑल्सो कीप्स ऑन मूविंग विद अस. तो होराइज़न तक वहाँ पर कहीं पर भी है ना पेड़ नाम की चीज़ नहीं है, हरियाली नाम की चीज़ नहीं है. हर जगह जो खड्डे हैं पड़ गए हैं ना, जो दरारें हैं वो पड़ गई थी. और ऐसा लग रहा था कि जो मदर अर्थ है, इट वॉज अनसिजलिंगली फ्लोइंग थ्रू देम आउट ऑफ स्मोक. है ना. अगर हम बहुत दूर अगर देख लें सूरज की तरफ 5 मिनट, तो बेहोश होकर गिर जाए, जैसे कि हमने बहुत सारी जो है शराब पी ली हो, है ना, ड्रंकनेस. ठीक है. अब जहाँ पर वो जो खेत ख़त्म होता था, रोड के ऊपर ही गफूर का घर था. गफूर कौन था? एक वीवर था. ठीक है. और उसकी जो दीवारें थी वो मिट्टी की दीवारें थी और गोबर मड वॉल्स थी, जो कि एकदम से टूटी फूटी कंडीशन के अंदर थी. उसका जो आंगन था, ठीक है, वो दीवारें जो टूट गई थी, तो आंगन जो है वो ऑब्वियसली बाहर सबको जो रोड क्रॉस करता था सबको दिखता रहता था. तो उनके घर की जो
प्राइवेसी है वो पासर बाई की मर्सी के ऊपर, मतलब है ना, अगर पासर बाई चाहे तो आराम से उनके घर में झांक सकता है। सो इट वॉज ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाई टू लुक इन और नॉट टू लुक इन साइड देयर हाउसेस। ठीक है। हे गफूर, इज़ एनी बडी देयर, कॉल्ड इन तारक रत्ना, स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ द ट्री बाय द रोड साइड। तो एक पेड़ है ना, सूखे से पेड़ की छाया के अंदर जो तारक रत्ना है वो खड़ा हो गया और वो गफूर को बाहर खड़ा होकर गफूर को आवाज़ लगा रहा है कि कोई अंदर है। तो उसकी जो बेटी है वो बाहर आ रही है, छोटी सी 10 साल की बेटी, वो कह रही है कि क्या मेरे फादर को फीवर हो रखा है, तुमको क्या चाहिए। और जो तारक रत्ना वो गुस्से से बोल रहा है कि उस स्काउंड्रल को बाहर लगाओ, क्या फ़ीवर, उसको कोई फ़ीवर वीवर नहीं है। अब जब बाहर शोर की आवाज़ आई तो गफूर जो है वो बुखार में कामता हुआ जो बाहर आ गया और उसके घर के बाहर एक बुल, एक सांड जो है वो बंधा हुआ था एक पेड़ के अंदर। ठीक है, जो एक टूटी हुई दीवार के सहारे उसको गिरा पड़ा सा था। ठीक है, और वो कह रहा है कि तारक रत्ना उसको बोल रहा है कि मैं ये क्या देख रहा हूँ अपने उस बैल की तरफ इशारा करके, तुम्हें पता है अगर लैंडलॉर्ड को पता चल गया कि तुमने ऐसे इसको बांध रखा है तो तुम्हें जो है वो सज़ा देगा, है ना। तुम अपने बैल के साथ ये क्या अत्याचार कर रहे हो, इसको इतनी धूप के अंदर तुमने बांध रखा है। ठीक है, अब ऑफकोर्स वो हार्ड था, लेकिन जो गफूर है ऑफकोर्स बहुत बीमार था, तो उसके वर्ड्स उसके कान तक पहुँचे ही नहीं। अब जो तारक रत्ना वो कह रहा है कि मैंने देखा था सुबह भी यहीं बंधा हुआ था और अभी भी यहीं बंधा हुआ था, अगर ये जो मर गया गर्मी की वजह से तुम्हारा जो बैल है, तो तुम्हें पता है तुम्हारे जो मास्टर है यानी कि जो ज़मींदार है वो तुम्हें भी मार देगा। ठीक है, वो कह रहा है कि तुम इसको छोड़ दो, इसको तुम तो नहीं खिला सकते, लेकिन इसको छोड़ दो ताकि ये चर के तो आ जाए थोड़ा बहुत। तो जो गफूर है वो बोल रहा है कि कहाँ जाऊँ मैं इसको, अभी तक लोगों ने अपनी जो फसल काट के अभी इकट्ठी भी नहीं करी है, सबके खेते ऐसे भरे पड़े हैं, थोड़ा बहुत जो कुछ है ना। तो अगर ये किसी की और सारा कुछ जला हुआ है, खाली खेतों में तो एक घास की एक ब्लेड भी नहीं दिख रही है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ किसी के खेत में चला जाए तो बिना फालतू में विवाद हो जाएगा। तारक रत्ना थोड़ा शांत हुआ, बोल रहा है लेकिन इसको कम से कम छाया में तो बांध दो, है ना, और थोड़ा बहुत जो बंडल होगा, थोड़ा बहुत स्ट्रॉ जो होगा तुम्हारे पास चारा, वो इसको दे दो। और क्या तुम्हारी बेटी ने खाना भी नहीं बनाया, उसने जो चावल बनाया उसका पानी तो इसको दे दो कम से कम, ताकि ये पी ले। अब गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तारक रत्ना की तरफ जो एकदम हेल्पलेसली देख रहा है और उससे कहीं ना कहीं उसे नज़र चुराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि मुझे लग रहा है तुम्हारे पास उतना भी नहीं है, क्या करा तुमने जो तुम्हें इस साल तुम्हारा जो शेयर मिला था ना, जो तुम्हें तुम्हारे हक का जो स्ट्रॉ मिला था या जो चारा मिला था, तुमने उसका क्या करा। वो तारक रत्ना गुस्से से बोल रहा है मुझे लग रहा है तुमने उसको बेच दिया ताकि तुम अपना पेट भर सको, तुमने अपने जानवर के लिए, अपने बैल के लिए एक बंडल भी नहीं बचा के रखा होगा। अब गफूर को ये जो एक्यूजेशन था, ये जो उसके ऊपर जो आरोप लगा था, वो बहुत ही बुरा लगा था और उसका वो जवाब देना चाहा और वो बोला कि इस साल मुझे मेरा शेयर जो मिला ही नहीं। और वो बोल रहा है कि मास्टर ने मेरा ये रख लिया था पिछले साल के, मेरा जो शेयर था वो रख लिया था पिछले साल का किराया बोल के, है ना। और आपको तो पता है कि अब मैं क्या करूं फिर, है ना। अब मेरे पास थोड़ा सा स्ट्रॉ है और मेरी तो यहाँ तक कि मेरी तो छत के ऊपर भी बिल्कुल भी स्ट्रॉज नहीं लगे हुए हैं कि मैं कैसे, हम दोनों जो है पत्तों के भरोसे जो है हम बाप बेटी इस घर के अंदर रह रहे हैं। तो महेश बिना खाने के ऑब्वियसली है। महेश कौन है, जो उसका बैल है उसका नाम जो महेश है। तो वो अपनी जिस तरह से भी है जो अपनी बात बताने की, तारक रत्ना को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि जो मेरा शेयर है वो तो मास्टर ने दिया ही नहीं था, तो मैं किस तरह से, ना ही तो हमारे पास छत है प्रॉपर, ना ही मेरे पास महेश को कुछ खिलाने के लिए है। तो अब वो कह रहा है कि अच्छा तुम्हें महेश का बहुत शौक है और ये तो जोक है कि तुम महेश के बारे में इतने चिंतित, जो तुम बातें कर रहे हो चिंतित है। तो तारक रत्ना कह रहे हैं तो एक मजाक लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है गफूर तक नहीं पहुंचा, लेकिन मास्टर ने मेरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी और मुझे इतनी ही पैडी दी जो कि सिर्फ 2 महीने चल सके। और जो मेरा जो स्ट्रॉ था वो उन्होंने अपने खाते के अंदर मिला लिया, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं इसको खिलाऊँ। तो अब जो तारक रत्ना वो बोल रहा है इसका मतलब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे भी नहीं हैं, है ना, कि तुम उसको पैसे दे देते तो तुम, है ना, तो तुम मतलब तुम पैसे भी नहीं देना चाहते, तुम किराया भी नहीं देना चाहते हो, फिर तुम चाहते हो कि जो लैंडलॉर्ड है वो तुम्हें सपोर्ट करता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो बेचारा गफूर है वो कह रहा है कि मैं कैसे पे करूँ, कहाँ से लाऊँ मैं पैसे, है ना। मेरे 4 बीघा का जो ज़मीन है उसको मैं टिल करता हूँ, जो पैडी है वो एकदम सूख चुकी है, पिछले 2 साल से जो एकदम सूखा पड़ रहा है, फसल ही नहीं हो रही है। मैं और मेरी जो बेटी है ना,
हम दोनों के पास खाना खाने के लिए भी दाने नहीं है। मेरे घर की कंडीशन देखो, जब बारिश होती है तो हम दोनों को एक कोने के अंदर जो है मतलब सुकड़ के बैठना पड़ता है। हम अपने पैर भी सीधे नहीं कर सकते। महेश को देखो, इसकी जो रिब्स है हम वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा कोई किराए पे दे दे कि 1-2 दिन के लिए हम खा लें। और जो गफूर है वो एकदम से बैठ जाता है तारक रत्ना के पैरों के अंदर, उसी से वो भीख मांगने लग जाता है। वो अपनी व्यथा बता रहा है कि कैसे लाऊं, जब सूखा है तो ना मेरे पास पैसे हैं ना ही मेरे पास खाना है। जो थोड़ा बहुत स्ट्रॉ था वो मास्टर ने ले लिया किराया बोल के, तो अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अब जो तारक रत्ना है वो ऑफकोर्स जब उसको लगा कि मेरे ऊपर आने लगी है, ये मेरे से ही मांगने लग गया है, तो वो रहे दूर जाओ, लेट हो रही है, मुझे जाना है। और वो वहाँ से चला जाता है। गुड गॉड। और जो गफूर उसके पैरों में पड़ रहा है, तो जो महेश है वो क्या कर रहा है, वो तारक रत्ना की तरफ देख रहा है। और वो तारक रत्ना बोल रहा है, मुझे लग रहा है ये अपने जो सींग है ये तेज़ कर रहा था कि अब मुझे ही थोड़ा सा मारने वाला है, ठीक है। गफूर ने अपने पैर हटाए और वो कह रहा है कि वो आपसे तो इसको आपके जो फ्रूट्स जो दिख रहे हैं आपके हाथ में वो दिख रहे हैं, और ये तो उनमें से थोड़ा सा कुछ खाना चाहता है, इसको थोड़ा सा खाने के लिए दे दो, ठीक है। तो अब तारक रत्ना गुस्सा बोल रहा है कि ये भी एकदम अपने मास्टर पे गया, जैसा मालिक वैसा ये जानवर है। इनके पास बिट वो तो है नहीं खाने के लिए, स्ट्रॉ घास फूस तो है नहीं, इनको फ्रूट्स और राइस दे दे, इसको ले जाओ यहाँ से और कहीं और बांध दो। और इसके सींग देखो कैसे हैं, ये किसी ना किसी को मौत के घाट ज़रूर एक दिन किसी न किसी को मौत के घाट ये ज़रूर उतारेगा। और ऐसे बोलते हुए वो वहाँ से फटाफट चला जाता है, निकल जाता है ना। उसको लगता है कि अब तो मेरे पे आ गई है, मेरे से ही मांगने लग गया है, मैं तो इसको कुछ भी नहीं दूंगा। Looking away from him, Gafur silently watched Mahesh, whose deep brown eyes were full of pain and hunger. Didn't even give a handful, he muttered, patting the bull's neck and back. You are my son, Mahesh, he whispered to him. You have grown old and served us for 8 years. I can't even give you enough to eat, but you know how much I love you, don't you? अब जो महेश है, महेश से बातें कर रहा है गफूर, और वो बोल रहा है कि तुम मेरे बेटे हो, तुमने 8 साल तक मेरी सेवा करी है, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। और देखो वो कैसे हमसे पीछा छुड़ा के चला गया, उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, और उसके ऊपर वो हाथ फेर रहा है। अब जो महेश है वो है ना, थोड़ा सा आपको अपने मास्टर से बात करके उसको थोड़ा अच्छा फील, एनिमल्स दे फील द लव विच वी शो और शावर ऑन देम। टेल मी वेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल। अब वो अपने जानवर, अपने एनिमल से बातें कर रहा है, अपने बैल से बातें कर रहा है कि तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे ज़िंदा रखूँ। अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ तो तुम दूसरे लोगों की पैडी खा लोगे, ठीक है, या बनाना लीव्स खा लोगे, है ना। और लोग मुझे कह रहे हैं मैं तुम्हें कैटल मार्केट के अंदर बेच दूँ। और ये आइडिया ही मेरी आंखों में आंसू ले आता है, और वो अपने आप से पूछता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बेचूं, और मैं मतलब अगर मैं तुम्हें कैटल मार्केट के अंदर बेचता हूँ तो ऑफकोर्स जो बुचर्स है वो तुम्हें काट देंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो पीछे जाता है, अपनी झोंपड़ी से थोड़े से जो स्ट्रॉज है वो निकाल के लाता है और महेश को दे देता है, और महेश जो है फटाफट खाने लग जाता है। अब जो उसकी बेटी है वो देख लेती है कि फादर ये क्या कर रहे हो, आपने फिर से जो अपने छत की रूफ को वो दे दी। एक दिन ऐसा आएगा कि जो छत की रूफ हमारे पास बिल्कुल भी हमारे पास छत ही नहीं रहेगी, जो टूटी फूटी थोड़ी सी छत है जो हमें थोड़ी सी बारिश से बचाते हैं, अब तो हमारे पास वो भी नहीं रहेगी। अब जो फादर है उसको पता था कि बेटी डांटू बोल रहे कि ये थोड़ी सी ख़राब हो रही थी इसलिए मैंने इसको दे दिया, ठीक है, इसीलिए मैंने ये इसको दे दी, ठीक है। अब जो गफूर है वो चुप था, उसके पास अपनी बेटी की बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन ऑफकोर्स उनके पास कोई वो भी नहीं था। अब वो कह रहा है कि अब बेटी कह रही है कि अपने हाथ धो लो और खाना खाने के लिए आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। अब उसके जो बाप कह रहा है वो कह रहा है कि जो राइस वाटर है, जो तुमने चावल बनाए, जो पानी बचा है वो मुझे दे दो ताकि मैं गफूर को और इसको महेश को पिला दूँ। और जो बेटी कह रही है कि सारा जो पानी है वो सूख गया। 1 हफ्ता ऐसे बीत गया। गफूर जो है अपनी आंगन में बैठा था, अभी भी वो बहुत बीमार था और वो बहुत टेंशन में था क्योंकि जो महेश है वो 1 दिन से अभी तक वापस नहीं आया था, महेश अभी तक लौटा नहीं था, ठीक है। अब वो हेल्पलेस था। जो आमिना, उसकी जो 10 साल की बेटी है, उसका नाम क्या है, आमिना। आमिना जो उस बैल के लिए पूरी जगह सुबह से वो इधर उधर ढूंढ रही थी, उसको शाम का टाइम आ गया था, वो घर आई और वो बोल रही है कि पापा आपने सुना, मानिक घोष ने महेश को पुलिस स्टेशन पे भेज दिया है, पुलिस में भेज दिया। तो जो गफूर है वो बोल रहा है नॉनसेंस। वो बोल रहा है हाँ फादर, उसके सर्वेंट ने मुझे बताया है कि जो हमारा जो बैल है वो हमें दरियापुर में मिलेगा।
वो कह रहा है उसने क्या करा था, तो अब गफूर पूछ रहा है ऐसा क्या कर दिया उसने। बोल रहा है कि वो उसके गार्डन के अंदर चला गया था और 3 दिन के बाद द पुलिस विल सेल हिम इन द कैटल मार्केट। वो बोल रहा है कि अगर हम 3 दिन तक उसको जाके वहाँ से पुलिस से नहीं छुड़ा के लाए तो जो पुलिस है वो उसको कैटल मार्केट के अंदर बेच देगी। ठीक है। अब आमिना को ये नहीं पता था कि कैटल मार्केट क्या होता है, लेकिन उसने हमेशा ये नोट किया था कि जब भी उसके फादर कैटल मार्केट और महेश के बारे में जब कनेक्शन की बात होती थी तो बहुत उदास हो जाते थे। इसका मतलब कैटल मार्केट कुछ बुरा ही होता होगा। अब रात को जो गफूर है वो सीक्रेटली बंशी की दुकान पे आया। ठीक है। और बंशी को बोला कि तुम्हें मुझे 1 रुपया जो है उधार देना पड़ेगा, और एक ग्रास प्लेट थी उसके नीचे, वो उसने बंशी को दे दिया। बंशी वो उस ऑब्जेक्ट को, उस ग्रास प्लेट को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि पिछले 2 साल से कम से कम 5 बार है ना वो गिरवी रख के जो ये जो है वो गफूर जो है वो उससे 1-1 रुपया जो है लेके जाया करता था उधार। अगली सुबह जो महेश है वो अपनी यूजुअल प्लेस पे वहाँ पे बंधा हुआ था, मतलब उस 1 रुपये से जो गफूर है वो महेश को छुड़वा कर ले आ गया था। ठीक है। और वहाँ पर कौन है, एक बूढ़ा सा आदमी है जो गफूर को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर रहा है ना, आंखें फाड़ फाड़ के उसको देख रहा है। ठीक है। और दूसरी साइड जो गफूर है वो एकदम सड़क ग्राउंड पे बैठा है, एकदम ऐसे ना सुकुड़ के। जब एकदम से उसको अच्छे से देख लिया उस बूढ़े आदमी ने, फिर वो बोल रहा है, उसने अपनी धोती से 10 रुपये का नोट निकाला और उसको बार बार देखते हुए बोल रहा है कि ये लो, और मैं इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं दे सकता, ये एकदम फुल प्राइस है इस बैल के लिए। ठीक है। तो गफूर ने पैसे ले लिए, लेकिन वो एकदम चुप रहा। 2 मैन लोग जो आए थे वो एकदम से की जानबूझ की जो रोप है वो खूंटे से खोलने ही वाले थे कि क्या होता है, जैसे ही वो खोलने वाले होते हैं गफूर एकदम से खड़ा हो जाता है और एकदम गुस्से से बोल रहा है कि इसको छूना भी मत, आई एम टेलिंग यू बी केयरफुल, आई वॉर्न यू। और वो ज़ोर से बोल रहा है कि इसको छूना मत। वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गए। वो बोल रहे हैं कि क्या नहीं है ना, अब ये हमारी प्रॉपर्टी है और हमने तेरे को पैसे दिए हैं, कल ही दे के गए थे। तो बोल रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मर्ज़ी, मैं इसको बेचूँ या नहीं बेचूँ, मैं इसको नहीं बेचूँगा। ठीक है। और वो जो उनके पैसे होते हैं वो जो 2 रुपये उन्होंने क्या पहले एडवांस में दे रखे होते हैं वो उनके ऊपर फेंक देता है। ठीक है। गफूर जो है वो मांग कर, है ना, अपने पड़ोसियों से मांग कर जो राइस वाटर है वो लेके आता है महेश को देने के लिए, और उसके खूब उसका लाड प्यार और दुलार करता है। ठीक है। अब जून आ गया था, है ना, मई से हम चल रहे हैं, तारक रत्ना वो एंडिंग ऑफ मई थी, जून मिडल आ गया था। लेकिन इंडियन समर जो है, स्काई इतना टेरिबल होगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अनरिलेंटिंग हीट, बिल्कुल भी मर्सी ईश्वर नहीं दिखा रहा था, कहीं बारिश कहीं बादल, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्लेजिंग स्काई, जलती हुई धूप, तपतपाती जलती धूप ही धूप थी हर तरफ। जो गफूर है वो शाम के टाइम अपने घर आया। ठीक है। अब उसको क्या आदत नहीं थी, क्योंकि उसने कभी हायर्ड वर्कर, उसने हमेशा खेती बाड़ी का ही काम करा था, उसने कभी भी ऐसे लेबरर की तरह काम नहीं करा था। और अभी जो है 4-5 दिन हुए थे, उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम हुए, लेकिन अभी भी वो बहुत थका थका सा लगता था। उसने काम ढूंढने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन उसको जो कोई सक्सेस नहीं मिली थी, है ना, उसको कहीं पर भी काम नहीं मिला था। भूखा प्यासा और थका हुआ, उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा था, और वो अपनी बेटी से पूछ रहा है कि खाना तैयार है। और जो आमिना है वो एकदम चुपचाप वहाँ पे खड़ी है ना, दीवार के सहारे पर। और वो दोबारा पूछ रहा है, जब उसको जवाब नहीं मिला तो गफूर दोबारा पूछ रहा है खाना तैयार है, और वो कह रही है नो, नो राइस। अब वो उसका बाप को गुस्सा आ गया कि तुम मुझे सुबह नहीं बता सकती थी। तो वो कह रही है कि मैंने आपको रात को बताया था। और जो गफूर है वो बाप अपनी बेटी की नकल कर रहा है कि रात को बताया था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सब कुछ याद रहेगा जो तुमने मुझे रात को बताया था? और उसको इतना गुस्सा आता है, और इसका मतलब राइस नहीं है, और वो बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम जो है 3 बार दिन में खाती हो, और तुमको लगता है कि मुझे लगता है जब मैं बाहर जाता हूँ तो तुम चावल बना बना के खाते रहते हो, थोड़े दिन पहले तो लाया था, और अब से जो मैं चावल है वो क्या करूँगा, लॉक करके चावल को जाया करूँगा। अच्छा, मर रहा है तुम्हारा बाप, कम से कम पानी तो ला दो। अब तुम ये मत कहना कि पानी भी नहीं है। ठीक है। अब वो कह रहा है ऐसा मत कह देना कि पानी भी नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है। अब जो आमिना है वो बेचारी खड़ी रही बर्ड हेड से, इसका मतलब ये था कि पानी भी नहीं था। अब जो गफूर है वो अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो छोड़ देता और अपना फटाफट एक ज़ोरदार तमाचा जो है आमिना के
मुंह पे लगाता है। वो बोल रहा है कि तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, इतने लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं मरती। वो अपनी बेटी को ऐसे बोल रहा है, इतने लोग मरते तुम क्यों नहीं मरते हो। जो लड़की है वो बेचारी एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकालती है। वो फटाफट जो इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर जो उसका मटकी का घड़ा था, मिट्टी का घड़ा था, उसको उठाती है और अपने चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, जो बाप है उसको थोड़ा पछतावा होता है। उसको पता था कि उसने एक बिना माँ की बच्ची को कैसे पाला है और उसको पता था कि उसकी जो बेटी है वो कितनी ड्यूटीफुल है, कितनी चुपचाप रहती है। उसको ऑफकोर्स ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने पता था और उसको पता है कि कभी भी घर में इतना ज़्यादा खाना रहा ही नहीं है कि वो बेचारी खा ले, थोड़े थोड़े तो वो लेके आता है ना। और 3 टाइम खाना तो इम्पॉसिबल था। और उसको ये भी पता था कि पानी क्यों नहीं था घर में, क्योंकि पूरे जो गांव था वहाँ पर जो 3 कुएँ थे जो एकदम सूखे हुए थे। एक शिबू बाबू था, उसका एक टैंक था, तो कभी तो लोगों को देता था, कभी नहीं देता था। थोड़ी थोड़ी लोगों ने जो है छेद है ना, होल्स कर लिए थे दूसरे टैंक्स के अंदर। और वो इतनी भीड़ लगी रहती थी वहाँ पे कि एक छोटी सी बच्ची तो वहाँ पहुँच नहीं सकती थी। कभी कभार अगर किसी को उस पर दया आ जाती थी तो उसको थोड़ा बहुत पानी जो है मिल जाया करता था। शायद आज किसी को उस पर दया नहीं आई होगी, इसलिए उसको पानी नहीं मिला होगा, वो बिना पानी के आ गई होगी। ठीक है। अब बाहर से उसको जो आवाज़ आ रही है, गफूर तुम अंदर हो, कोई किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई। वो लैंडलॉर्ड का मैसेंजर था। वो बोल रहा है कि हाँ। अब गफूर ने गुस्से से आवाज़ दिया। वो बोल रहा है कि मास्टर। अब गफूर क्या पहले थका हुआ है, फिर वो इतना भूखा प्यासा है, उसको काम मिला नहीं है, पानी मिला नहीं है, और रह के उसको जो लैंडलॉर्ड और उसको बुलाने लग गया, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि तुमको है ना मास्टर ने बुलाया है। तो गफूर कह रहा है मैंने अभी तक अपना खाना भी नहीं खाया, मैं बाद में आ जाऊँगा। अब मैसेंजर उतनी बदतमीज़ी से वो बात करे, ये तो मैसेंजर से बर्दाश्त ही ना हो। तो बोल रहा है कि मास्टर ने कहा कि अगर तुम सीधे से ना हो तो मैं तुम्हें मारता हुआ और तुम्हें घसीट के ले जाऊँ। ठीक है। और उसको गंदे गंदे नाम से गालियाँ उसको देने लग गया। गफूर भी अपना जो सेल्फ कंट्रोल जो है वो भूल गया। ठीक है। वो बोल रहा है कि हम तुम्हारे जो गुलाम नहीं हैं। ठीक है। और वापस वो उसको गालियाँ दे रहा है कि वो बोल रहा है कि हम यहाँ रह रहे हैं या काम कर रहे हैं तो तुम्हें इसका किराया दे रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उनको पता है कि ये जो छोटे लोग होते हैं उनकी कहाँ सुनाई जाती है, उसको जाना ही पड़ता है। और जो छोटी ऑफकोर्स जो गफूर ने कहा वो सारा कुछ उस लैंडलॉर्ड तक पहुँच गया था। और एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो महेश है वो लैंडलॉर्ड के घर पे उसके गार्डन के अंदर एंटर हो गया था और उसने उसके जो गार्डन को ख़राब कर दिया था, है ना, फ्लावर्स वगैरह को ख़राब कर दिया था, क्रश कर दिया था, जिसकी वजह से उसको बुलाया गया था। और जब गफूर वापस वहाँ पर लैंडलॉर्ड से मिल के घर आया तो उसकी आंख सूजी हुई थी। मतलब लैंडलॉर्ड ने उसकी पिटाई करवाई थी। किसकी वजह से करवाई थी? महेश की वजह से, क्योंकि जो महेश है उसके गार्डन में घुस के उसने उसके फ्लावर्स तोड़ दिए थे, इसलिए। ठीक है। अब दिस वॉज नॉट फर्स्ट टाइम इट हैड हैपेंड। ऐसा ये नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। गफूर, लेकिन हमेशा गफूर को कई बार फॉरगिव भी किया जाता था क्योंकि वो बीमार था, लेकिन अगर वो चुपचाप आ जाता। लेकिन आज और उसको भीख मांग लेता, लेकिन आज उसने थोड़ी बदतमीज़ी कर दी थी, इसलिए उसको जो है पूरा उसका चुकाना पड़ा और उसको खूब मारा गया। ठीक है। ठीक है। अब जो है वो बेचारा अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल गया था। उसके जो दिल में एक आग लगी हुई थी, है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। ठीक है। और अचानक जो है उसको जो उसकी बेटी एकदम से हिला के उसको उठाया। ठीक है। और अचानक उसको एक आवाज़ से वो उठा, और आवाज़ किस चीज़ की थी कि जो उसकी बेटी पानी लेके आई थी, वो जो घड़ा है वो अचानक उसके हाथ से गिर गया और जो पानी है वो नीचे गिर गया। और जो गिरा हुआ पानी था वो महेश लिक कर रहा था, पी रहा था। ठीक है। गफूर एकदम से वो एकदम आउट ऑफ माइंड हो गया और बिना एक मोमेंट उसने वेट करे उसने जो प्लॉ हेड या कस्सी कुल्हाड़ी जो होती है उसने वो उठाई जो कल ठीक करके आई थी, और उसने वॉयलेंटली उसने महेश जो पानी पी रहा था उसके सिर पे आँव देखा ना दाव, और फटाफ उसको जोरदार उसको मारा। ठीक है। महेश की पूरी बॉडी 1-2 बार के लिए तो जोरदार हिली और फिर जो एकदम से वो गिर गया। और आमिना जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि पापा आपने ये क्या कर दिया, हमारा महेश मर गया, आपने इसको मार दिया, आपने हमारे महेश को मार दिया। ठीक है। अब गफूर ने बिल्कुल भी उसको जवाब नहीं दिया, वो मूव भी नहीं करा। वो वहाँ पर बिना आँखों को ब्लिंक किए मोशनलेस वहाँ पे उसको देखता रहा। ठीक है। 2 घंटे बाद जो टैनर्स होते हैं ना, जो ये मोची वगैरह होते हैं, वो वहाँ पर आए और महेश
महेश की बॉडी को बैम्बू पोल से उठा के वहाँ से ले गए, ठीक है। और उनके हाथों के अंदर उनकी जो नाइव्स वगैरह थे ऑफकोर्स वो उसको काट के और वैसे जैसे भी वो उसको ले गए। गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक भी शब्द जो है वो नहीं बोल पाया, ठीक है। जो पड़ोसी थे उन्होंने लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म किया और लैंडलॉर्ड ने तारक रत्ना से एडवाइस मांगी थी कि अब एक गफूर ने एक सीक्रेट एनिमल को जो है मारा है, तो अब उससे क्या जो है क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये क्या वो रिपेंटेंस वो कैसे करे, ठीक है। गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया किसी भी रिमार्क के ऊपर और चुपचाप अपने है ना अपने घुटनों के अंदर अपना मुंह दबाए वो बैठा रहा। आमिना बोल रहा है कि और वो आमिना को बुला रहा है कि चलो हम चलते हैं। गफूर खड़ा हुआ और अंधेरी रात के अंदर वो एकदम वो सो चुकी थी इस आंगन में। अब वो पूछ रहा है कि कहाँ पर पापा। वो अपनी आंखें मसलते हुए कह रही है टू वर्क एट अ जूट मिल इन फुलबेरे। वो कह रहे हैं कि मैं अब एक जूट मिल के अंदर काम करूँगा, फुलबेरे कोई पास में जगह होगी वहाँ पे। अब जो लड़की है वो अपने फादर की तरफ एकदम ऐसे देख रही है, क्योंकि इतना तकलीफ़ पाने के बाद में भी जब भी कभी फुलबेरे जाने की बात होती थी तो वो हमेशा मना कर देते थे। तो नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन पुक देयर शी हैड ऑफन हर्ड हिम से। वो कहता था कि वहाँ पे हमेशा उसने ये सुना था कि उसके पापा फुलबेरे के नाम से कहते थे कि वहाँ पे ना कोई धर्म है, ना कोई इज़्ज़त है, ना कोई प्राइवेसी है, और स्पेशली औरतों के वहाँ पे बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन आज उसके फादर उसको वहाँ पर लेके जाने के लिए थे और वो कह रहे हैं कि हरी अप माई चाइल्ड, हमें अभी फटाफट यहाँ से जो है जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वहाँ से जो है निकल जाते हैं। आमिना जो थोड़ा बहुत उनका जो सामान था, क्या था, एक बाउल था, उसके फादर की ब्रास प्लेट थी, और वो बोल रहे हैं कि इन सबको यहाँ पे छोड़ दो और जो महेश को जो मारा उसका जो पेनेंस जो भी उसको चाहिए तारक रत्ना को या उस लैंडलॉर्ड को, इन सब से पूरा कर लेंगे, सब कुछ यहाँ पे छोड़ दो। और रात के अंधेरे के अंदर गफूर अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, है ना, इस गांव के अंदर वैसे भी उसको कोई अपना कहने वाला या कहलाने वाला कोई नहीं था, उसका कुछ भी नहीं था, किसी को कुछ कहने के लिए नहीं था। वो अपने यार्ड को, खेतों को क्रॉस करते करते और एकाशिया को क्रॉस करते हुए एक स्टॉक स्टिल, है ना, ज़ोर से वो रोया। अल्लाह, ही सेड रेजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पैंगल्ड स्काई, पनिश मी एज much as you like. Mahesh died with thirst on his lips. Nobody left the tiniest waste of the land for him to feed on. Pray never forgive those their guilt who never let them eat the grass nor drink the water you have given. ठीक है। और वो कह रहा है कि तुम मुझे तो जो भी मतलब है ना, वो दुआ कर रहा है या वो ज़ोर से रो रहा है कि मुझे, मैंने महेश को मारा है तो मुझे इसके लिए जो भी सज़ा देना चाहो वो दो, लेकिन उन सबको भी सज़ा देना जिन्होंने उसको अपने खेत के अंदर एक घास का टुकड़ा नहीं खाने दिया या किसी ने उसको एक पानी की बूंद भी नहीं पीने दी, वो भूख और प्यास की वजह से मरा था। So this is a very heart touching story about the conditions of real conditions which the farmers are facing during the times of droughts or when there are floods. They don't have any other source of income, only the fields are the sources of income. Still the feudal system, though it is not, but still even today so much is taxation, and farmers, they are not given the real value of their goods. So the condition of farmer is the same as it was 100 years back, है ना। they don't have any respect, है ना। none of us want to become farmers actually, because of whom everything is working, all the industries, all the mills, all the works are being done. Nobody wants to be a farmer because the condition of farmer is, he is the most unprivileged section of the society. Still remains the farmer because of whom everything depends. The country's economy is depending on the farmers itself. Still he has no respect. So this is a very heart touching story, a very saddened story to listen to about the prevailing situations also, and about the times when feudal system was there, when zamindari or jagirdaरी system prevailed, how farmers were tortured in the name of rent and things like that, you know, because they had not the courage to raise their voice against injustice. So I hope all of you understood the chapter. The chapter is clear to you all. Have a good day all of you.